हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के आज के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट टॉपिक है अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये क्या है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। बहुत सारी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और बर्ड्स यहाँ पे होंगे। वैरायटी ऑफ स्पीशीज यहाँ पे मिलेगी जिसका कल्चरल कुछ सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है, हिस्टोरिकल कुछ सिग्निफिकेंस होगा। तो ऐसी जो साइट्स है उसको स्टेट गवर्नमेंट्स बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती है और इनको कुछ प्रोटेक्शन दिया जाता है यहाँ की बायोडाइवर्सिटी और यहाँ के जो हेरिटेज है, जो भी हमें यहाँ से जो हेरिटेज मिलता है वो सब हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये साइट्स को डिक्लेयर किया जाता है। तो ये अरिटापट्टी एक नई बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है। तो ये किसने डिक्लेयर की है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने ये अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया है, जिसमें ये दो विलेजेस है तमिलनाडु के, अरिटापट्टी एंड मीनाक्षीपुरम। तो ये दो विलेज जो है मदुराई डिस्ट्रिक्ट में, ये दो विलेज की कुछ कुछ जगहों को लेके ये एक अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाई गई है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ये कौन से एक्ट के अंडर में बनाती है? तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो है उसका सेक्शन 37 जो है उसमें ऐसे कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाएगी। लोकल बॉडीज जो होंगी वहाँ की, जो भी लोकल गवर्निंग बॉडीज मतलब कि पंचायत्स वहाँ की, ठीक है, ये विलेजेस है तो यहाँ पे पंचायत आएगी, तो उनके साथ कंसल्टेशन करके ऐसे कुछ एरिया को नोटिफाई कर सकती है बीएचएस के रूप में। और ये जो साइट्स है वो या तो टेरेस्ट्रियल हो सकती है, मतलब ऑन लैंड हो सकती है, कोस्टल हो सकती है, मतलब सी शोर पे आई हुई हो सकती है, इनलैंड वाटर्स हो सकते हैं, मतलब कि कोई भी रिवर है वो भी हो सकती है, और मरीन इकोसिस्टम मतलब कि ओशन की कोई जगह को भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। तो यहाँ से क्या याद रखना है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये साइट डिक्लेयर की है और दो विलेजेस अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम विलेजेस में कुछ एरिया में ये साइट डिक्लेयर की गई है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 37 के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी जो भी टेरेस्ट्रियल कोस्टल इनलैंड वाटर्स या तो मरीन इकोसिस्टम होगी उसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकती है। अभी क्या है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ये देख लेते हैं। तो ऐसे कुछ वेल डिफाइंड एरियाज है जिसकी कुछ यूनिक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम है जहां पे रिच बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। मतलब कि कुछ ऐसे एरिया स्टेट गवर्नमेंट में अगर है कि जहाँ की इकोसिस्टम, जहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही यूनिक है और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन के चांसेस हाई होंगे, ठीक है ना। तो ऐसी जो जगह है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी रिच होगी, मतलब एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज और बर्ड स्पीशीज बहुत ज्यादा रहेगी, तो ऐसी जगह जो है और उनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी ऐसी साइट्स को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने के लिए ये कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया अगर मीट करती है ये कोई भी साइट्स तो उन्हें बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो उसमें फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जहां पे वाइल्ड या तो डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज वो ज्यादा हो, रिच हो, वहां पे रिचनेस मिले हमें वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज की, और कुछ इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज की स्पीशीज भी हमें मिले। इसका मतलब ऐसा है कि अभी हम ऐसी स्पीशीज को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं लेकिन उनके जो एंसेस्टर होंगे, ठीक है, वो वाइल्ड होंगे, जंगली होंगे। तो ऐसी जो स्पीशीज रहेगी वो इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज में आती है। तो इस टाइप की स्पीशीज अगर यहाँ पे ज्यादा मिले, रिच हो यहाँ पे ऐसी ये जगह वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज से, तो हम ऐसी जगह को डिक्लेयर कर सकते हैं। देन वहां पे एंडेमिज्म हाई होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज मिलनी चाहिए, जो भी स्पीशीज मिले वो सिर्फ वहीं पे मिलेगी और कोई जगह पे नहीं मिलेगी। तो ऐसी जो स्पीशीज है उसे एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। तो ऐसी स्पीशीज यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा है कि कुछ रेयर और थ्रेटन स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज, स्पीशीज ऑफ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस और
वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड और कल्टीवेटेड स्पीशीज या तो उनकी वेराइटीज, ये सब चीजों का एग्जिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए। कुछ स्पीशीज होती है जो बहुत रेयर होती है, बहुत कम मिलती है, तो ऐसी स्पीशीज होंगी। कुछ थ्रेटन स्पीशीज होगी कि जो पहले बहुत ज्यादा थी, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, अभी कम हो गई है, कि जो अगर इस तरह से ही चला तो वो थ्रेटन हो गई है कि वो कम हो सकती है उनकी पॉपुलेशन और भी। तो ऐसी थ्रेटन स्पीशीज होनी चाहिए। की स्टोन स्पीशीज का मतलब है कि ऐसी स्पीशीज की जिनकी ऊपर ही वहां का पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट डिपेंड करता हो। अगर ये स्पीशीज जो है उनको कुछ हो जाए तो बाकी की सारी इकोसिस्टम, बाकी के सारे एनिमल्स के ऊपर उसकी बैड इफेक्ट आएगी। तो ऐसी स्पीशीज को की स्टोन स्पीशीज कहते हैं, तो वो वहां पे हो। या तो कुछ ऐसी स्पीशीज मिले जिसका इवोल्यूशन कुछ अलग तरीके से हुआ हो, या तो इवोल्यूशन में वो कुछ बेटर एडेप्टेशन लेके आई हो कि जहां पे वो जी पाए, तो ऐसी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस वाली स्पीशीज वहां पे हो। या तो ये डोमेस्टिकेटेड और कल्टीवेटेड स्पीशीज के वाइल्ड एंसेस्टर्स वहां पे मिले। जैसे कि डॉग्स हम अभी डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब हम उसे घर में पालते हैं, तो ये अगर वाइल्ड डॉग ये जगह पे मिलेगा तो हमारे डोमेस्टिक डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर वो कहलाया जाएगा, कि वो जंगल में रहेगा वो डॉग। वो डॉग को हम घर में डोमेस्टिकेटेड या तो घर में हम उसे लाके एज अ पेट नहीं रख सकते हैं। तो ऐसी कुछ स्पीशीज कि जो कल्टीवेट करते हो, जैसे कि हम अगर एग्रीकल्चर में भी कल्टीवेट करते हो और उनकी कुछ ओरिजिनल वेराइटीज, वाइल्ड वेराइटीज मिले, तो ऐसी स्पीशीज जो है और उनकी अलग अलग टाइप्स मिले, तो इस टाइप की सारी स्पीशीज अगर ऐसी कोई जगह पे मिल जाए, इनमें से कोई भी, तो भी वो जगह को हम BHS डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा है कि उनके जो फॉसिल बेड्स है, मतलब कि उनके जो रॉक्स है, ठीक है, जमीन के नीचे के जो रॉक्स है, वो रॉक्स के अंदर, ये जो रॉक्स होंगे उनके अंदर में कुछ ऐसे सेगमेंट्स, कुछ फॉसिल मिले कि जो कुछ बायोलॉजिकल ऐसे कुछ कंपोनेंट्स मिले, ठीक है, कोई पत्ता मिल जाए, या तो कोई फिश का कुछ फॉसिल मिले, या तो कुछ बोन्स यहाँ पे ट्रैप हुए हो ऐसे फॉसिल। तो ऐसे कुछ बायोलॉजिकल कंपोनेंट मिले जिसका कुछ पास्ट प्री एमिनेंस हो, जैसे कि डायनोसोरस के अगर हड्डियां यहाँ पे बोन्स अगर एज अ फॉसिल मिलते हैं हमें, तो ऑब्वियसली डायनोसोरस वाज एमिनेंट फॉर अस, हम लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि क्यों वो अभी नहीं है, पहले क्यों थे, वो थ्राइव कर रहे थे। तो ऐसी कुछ स्पीशीज के कुछ फॉसिल मिल जाए तो भी ऐसी जगह को हम BHS डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा कि उनकी कुछ कल्चरल, एथिकल और एस्थेटिक वैल्यूज हो, मतलब कि वो कल्चरली सिग्निफिकेंट हो, वो जगह पे कुछ अपने ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स मिले, कुछ टेम्पल्स मिले कि जिसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस हो, जिसको हम पूजा करते हो, ठीक है, या वहां पे हम कुछ एथिकल नॉर्म्स फॉलो करते हो, या तो वहां के एस्थेटिक वैल्यूज, मतलब कि वहां की ब्यूटी हो, ठीक है। तो ऐसी जो ऐसी कुछ वैल्यूज मिले, ऐसी कुछ सिग्निफिकेंट हमें प्लेसेस मिल जाए, और ये जो तीनों चीज है, कल्चरल, एथिकल, एस्थेटिक वैल्यूज वाली कुछ चीजें मिले कि जो अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी और लॉन्ग हिस्ट्री जो है हमारी ह्यूमंस की, ये जगह के साथ में उनका जो तालमेल है, उसको अगर मेंटेन करने के लिए वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ हमें मिले, तो भी ऐसी जगह को हम BHS डिक्लेयर कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि ये जो अरिटापत्तू जो विलेज है जिसको हमने BHS साइट डिक्लेयर किया है, तो उसकी ये सब सिग्निफिकेंट वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ से ये कंपोनेंट्स याद रखने हैं सारे, और पूछ सकते हैं एज अ ऑप्शंस, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो पॉज करके ऐसा है तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी फेमस BHS है हम देख लेते हैं। तो कर्नाटका में नल्लूर, तमरिन ग्रूव और होंगरेकन, ये दो जगहें हैं। महाराष्ट्र की ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग फॉरेस्ट डिवीजन में तोंगलू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, मणिपुर की डायालोंग विलेज, तेलंगाना की अमीनपुर लेक, असम का मजुली आइलैंड, ये जो है वो रिवराइन आइलैंड है और कुछ सिग्निफिकेंट है, तो ये मजुली आइलैंड जो असम का है वो भी ऐसी एक BHS है। मध्य प्रदेश का नारो हिल्स, और त्रिपुरा की दो जगह है, बारामूरा वाटरफॉल एंड सिलाचरी केव्स,
ये भी याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो। अभी ये जो अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है। तो ये जो नई बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है वो अरिटापट्टी विलेज के 139.63 हेक्टर्स और मीनाक्षीपुरम विलेज के 53.58 हेक्टर्स में फैली हुई है। और ये पूरा जो एरिया है दोनों विलेज का मिलके ये पूरे एरिया को अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहा जाएगा। इसकी इकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। क्यों है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, क्या है इसकी? तो वहां पे बर्ड्स की कुछ 250 से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें से कुछ रैप्टर स्पीशीज है। रैप्टर्स का मतलब है कि बड़े शिकारी पक्षी, बड़े हंटर बर्ड्स जो होंगे उसे रैप्टर्स कहा जाता है। तो उसमें से कौन से है नाम याद रखिएगा, लेगर फैल्कन, शाहीन फैल्कन और बोनेलिस ईगल। ये 3 रैप्टर स्पीशीज ये 250 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स के अंदर है जो यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा भी कुछ वाइल्ड लाइफ फौना है, फौना का मतलब है एनिमल्स, तो वो भी मिलते हैं जैसे कि इंडियन पेंगोलिन, स्लेंडर लोरिस और पाइथन्स, ये भी यहाँ पे मिलते हैं। दूसरा कि यहाँ पे 7 हिलॉक्स का मतलब है छोटी हिल्स, तो ऐसी कुछ 7 हिल्स आई हुई है कि जो वाटरशेड के हिसाब से काम करती है। वाटरशेड का मतलब ऐसा है कि ये हिल में जब भी रेनफॉल होगा तो 2 साइड पे पानी बहेगा, मतलब कि पानी जो है यहाँ से डिवाइड होगा, यहाँ से वो 2 साइड पे 2 अलग अलग जगह पे शेड होगा, तीसरी जगह यहाँ पे भी शेड हो सकता है। तो ऐसे अगर पानी अलग अलग जगह पे अलग अलग साइड में अलग अलग डायरेक्शन में बहने लगे कोई भी ऐसी हाई एलिवेटेड स्पेसिस से, कुछ हाई जगह से, तो उसे वाटरशेड कहा जाता है। तो ये 7 हिलॉक्स है, ये एक वाटरशेड के रूप में काम करता है। और यहाँ से जो पानी बहता है ये पानी टोटल अराउंड 72 लेक्स है, कुछ 200 नेचुरल स्प्रिंग्स है मतलब झरने, और 3 चेक डैम इनमें पानी भरता है, वो चार्ज करता है इन इतने 72 लेक्स, 200 नेचुरल स्प्रिंग्स और 3 चेक डैम्स को। इसके अलावा ये जो 72 लेक है उसमें से एक है ये लेक जिसका नाम है अनाइकोंडन टैंक, जो पंड्या राजाओं ने बनाई थी। 16th सेंचुरी में पंड्या राजाओं थे, राजा वहां पे रूल करते थे और वो एरा को हम पांड्यन एरा कहेंगे। तो ये पांड्यन एरा का ये अनाइकोंडन टैंक भी ये साइट हेरिटेज साइट में है। और यहाँ पे जैसे हमने ये अभी तक देखा ये सारी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस थी, अभी कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? तो जैसे कि यहाँ पे कुछ मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स मिले हैं। मेगालिथिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक बड़े रॉक है, वो रॉक के अंदर ही कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ हो, तो उसे मेगालिथिक स्ट्रक्चर कहेंगे। देन रॉक कट टेम्पल्स, मतलब कि अगर ये रॉक है, ये रॉक को कट करके अंदर कुछ डेटी को रखा गया हो और कुछ टेम्पल बनाया गया हो तो उसे रॉक कट टेम्पल्स कहेंगे। देन कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उसके अलावा वहां पे जैन बेड्स है, मतलब कि जैन धर्म की कुछ होली प्लेसेस यहाँ पे है। तो ये इसका कल्चरल और हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ से ये सब कुछ याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। तो ये जो अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ये अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम 2 विलेज में फैली हुई है। यहाँ पे अराउंड 250 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिलते हैं, जिसमें से ये 3 इंपॉर्टेंट है, लेगर फाल्कन, शाहीन फाल्कन और बोनेलिस ईगल। इसके अलावा ये इंडियन पेंगोलिन, स्लेंडर लोरीज और पाइथन्स जैसे एनिमल्स भी यहाँ पे मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट एनिमल्स है। 7 हिल से घिरी हुई जगह है कि जो वाटरशेड के रूप में काम करेगा। और यहाँ का जो पानी है वो टोटल 72 लेक्स, 200 नेचुरल झरने और 3 चेक डैम में भरता है। यहाँ पे पांड्या राजाओं ने बनाई हुई 16th सेंचुरी में बनाई हुई अनाइकोंडन टैंक भी आई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स, रॉक कट टेम्पल्स, कुछ तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन और जैन बेड्स आए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू प्रीफिक्सेस फॉर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। अभी हम अगर लार्ज नंबर है, फर्स्ट तो हम लोग ये जो है ना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा यूनिट को फॉलो करते हैं मैट्रिक सिस्टम के लिए। मतलब कि हम कुछ भी मेजर करते हैं तो मेजरमेंट के लिए
हम ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे एसआई यूनिट या तो मेट्रिक यूनिट्स भी कहा जाता है, उसे फॉलो करते हैं। जैसे कि टाइम को अगर हम मेजर करते हैं तो उसका यूनिट क्या है, सेकेंड। अगर हम मास मेजर करते हैं तो उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। ठीक है, अगर हम लेंथ मेजर करते हैं तो उसका यूनिट क्या है, मीटर्स। तो इस तरह से ये जो सेकेंड, किलोग्राम और मीटर है, ये मेट्रिक यूनिट्स है। अभी ये मीटर जो है, ये यूनिट तो छोटा पड़ जाएगा, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन अगर हमें कुछ बड़ा दिखाना है, जैसे कि मैं अगर सोचूं कि ऐसे मुझे दिखाना है कि मुझे दिखाना है कि मैं 10 लाख मीटर्स मुझे लिखना है, तो मैं ये कैसे लिखूंगी, 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, जिसे ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे सपोज ऐसे करना है कि मुझे मीटर जो है उसका 10 लाख पार्ट लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, 1 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर्स लिखूंगी। तो इसके लिए हम प्रूफ 10⁻⁻⁶ के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, जैसे कि माइक्रो। तो मैं क्या कहूंगी इसे कि 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, यहाँ पे मेगा यूज करेंगे। ठीक है, किलो के बाद में मेगा यूज होता है, तो ये होगा मेगा मीटर। अगर यहाँ पे 10⁻³ होता, अगर 1000 मीटर मुझे दिखाने होते, तो मैं लिखती कि किलोमीटर। तो ये जो किलो है, ये जो माइक्रो है, ये सब क्या है, ये प्रीफिक्सेस है, जिसे हम ये 10⁻⁻⁶ और 10⁻³ लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, हम समझ जाते हैं। तो वैसे ही कुछ बड़े लार्जेस्ट नंबर्स और स्मॉलेस्ट नंबर्स, या तो लार्जेस्ट मेजरमेंट और स्मॉलेस्ट मेजरमेंट मेजर करने के लिए कुछ नए प्रीफिक्सेस ये एसआई सिस्टम जो है उसमें ऐड किए गए हैं। तो ये प्रीफिक्सेस कहाँ पे ऐड किए गए हैं, तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जो ऑफिस है वो फ्रांस में है। तो इंटरनेशनल साइंटिस्ट ये फ्रांस में मिले थे, और यहाँ पे कुछ नए मैट्रिक्स प्रीफिक्सेस इन लोगों ने ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मेजरमेंट के लिए अप्रूव किए हैं। तो कौन से हैं, तो फर्स्ट ये है रोना, इसका मतलब है 10⁻27, 10⁻27 मतलब 10⁻27। और क्वेटा, इसका मतलब है 10⁻30 मतलब कि 10⁻30। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए कौन सा है, रोंटो और क्वेक्टो। तो रोंटो क्या है, 10⁻⁻27 और क्वेक्टो क्या है, 10⁻⁻30। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ से सिर्फ ये याद रखना है कि हमको पूछ सकते हैं कि रोना जो है वो क्या सिग्निफाई करता है, तो 10⁻⁻27, या तो क्वेक्टो जो है वो क्या सिग्निफाई करता है, 10⁻⁻30। ठीक है, अगर मुझे ऐसे लिखना है कि 5 इंटू 10⁻27, इसका मतलब है कि 5 के बाद में 27 जीरोज है, तो 5⁻27 मीटर अगर मुझे लिखना है, तो मैं क्या कहूंगी इसे, 5 रोना मीटर। ठीक है ना, तो इस तरह से ये वर्क करेगा। सो याद रखिएगा कि लार्जेस्ट नंबर्स के लिए जो प्रीफिक्सेस है वो दो है, रोना और क्वेटा। रोना है 10⁻27, क्वेटा है 10⁻30। और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए रोंटो और क्वेक्टो है। रोंटो है 10⁻⁻27 पावर एंड क्वेक्टो है 10⁻⁻38 पावर। ये जस्ट यहाँ से इतना याद रखना है, रोना, क्वेटा, रोंटो और क्वेक्टो। अभी नेक्स्ट पॉइंट है टॉयलेट्स 2.0 कैंपेन। तो ये कैंपेन किसने लॉन्च किया है, याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये यूनियन मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्री में मिनिस्टर तो होंगे, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बेंगलुरु में ये टॉयलेट 2.0 कैंपेन लॉन्च किया है। ये 19 नवंबर को हम वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस दिन को ये टॉयलेट 2.0 कैंपेन लॉन्च किया है। ये क्यों किया है, तो हमारे जो इंडिया के जो अर्बन एरियाज है, मतलब कि जो सिटीज है, उसमें पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट्स जो भी बनाए गए हैं अभी तक, उनकी जो कंडीशंस है, पब्लिक का ये टॉयलेट्स के ऊपर जो परसेप्शन है उसको चेंज करने के एम से ये टॉयलेट 2.0 कैंपेन लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसमें
सिटीजन और अर्बन लोकल बॉडीज मतलब कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज है, इनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग ये टॉयलेट 2.0 कैंपेन जो है वो 5 थीम में काम करेगा। थीम्स मतलब थीमेटिक एरियाज है, 5 थीम के 5 एरियाज है जिसमें ये काम करेगा। तो क्या क्या है ये थीम्स देख लेते हैं एक एक करके। पीपल फॉर टॉयलेट्स, तो इसका मतलब क्या है कि जो कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट सिटी में है उसको क्लीनिंग और मेंटेनिंग मतलब उसको क्लीन रखना और मेंटेन करने के ऊपर इसका फोकस रहेगा। ये थीम का मतलब इसके अंदर में टॉयलेट्स को क्लीन और मेंटेन रखा जाएगा। देन पार्टनर्स फॉर टॉयलेट्स, तो ये क्या है कि पब्लिक टॉयलेट्स को लोग अडॉप्ट करें, लोग यूज करें, तो इसके लिए ये पार्टनर्स फॉर टॉयलेट थीम है। देन डिजाइन टॉयलेट्स, तो कुछ कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक और लो कॉस्ट टॉयलेट डिजाइन करने के लिए ये डिजाइन टॉयलेट थीम है। देन रेट योर टॉयलेट, इसका मतलब है कि पब्लिक टॉयलेट की जो फैसिलिटीज है, ठीक है, उसे इम्प्रूव करने के लिए यूजर्स जो होंगे उनका फीडबैक लिया जाएगा, उनको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, उनसे बोला जाएगा कि अभी आपने ये टॉयलेट यूज किया तो इसमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसी है, या तो ये इसे आप हमें रेट कीजिए, गुड बैड एंड बेस्ट वाली कैटेगरीज दी जाएगी कि आप कीजिए कि किस तरह से ये क्लीन है कि नहीं, ये कन्वीनियंट है कि नहीं, यहाँ पे पानी आ रहा है कि नहीं, ये सब चीजें उसमें होगी। तो यूजर फीडबैक लिया जाएगा और इम्प्रूव किया जाएगा ये यूजर फीडबैक के ऊपर से। तो रेट योर टॉयलेट थीम के अंदर में ये काम होगा। एंड लास्ट थीम इज माई थॉट्स अवर टॉयलेट्स, तो इसमें टॉयलेट के लिए पब्लिक ओपिनियन गैदर किया जाएगा, मतलब लोगों का टॉयलेट्स के बारे में क्या सोचना है, पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो कैसे चाहिए, तो ये सब ओपिनियन पब्लिक से लेंगे ये माई थॉट्स अवर टॉयलेट्स थीम के अंदर। यहाँ से याद रखना है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब आता है, 19 नवंबर को, ठीक है। बेंगलुरु में ये टॉयलेट 2.0 कैंपेन लॉन्च किया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में ये कैंपेन चलेगा। 5 थीम्स याद रखनी है, कौन सी है, पीपल फॉर टॉयलेट्स, पार्टनर्स फॉर टॉयलेट्स, डिजाइन टॉयलेट्स, रेट योर टॉयलेट एंड माई थॉट्स अवर टॉयलेट्स। और इनके जो पर्पसेस है वो भी याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। Question is, to be declared as biodiversity heritage sites, which among the following criteria a site needs to have? First is richness of wild as well as domesticated species or intraspecific categories. Second, high endemism. Third, existence of rare and threatened species, keystone species, species of evolutionary significance, wild ancestors of domestic or cultivated species or their varieties. Fourth is past preeminence of biological components represented by fossil beds. Fifth is having significant cultural, ethical or aesthetic values. Select the correct answer from the following. Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 3, 4 and 5 only and option D all of the above. पॉज कीजिए वीडियो, एक बार और पढ़िए और इसे गेस कीजिए। ओके, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो क्राइटेरिया है, जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो हमने देखे हैं। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछते रहते हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और जिसमें जनरली ऑल ऑफ द अबव या तो इसमें से कोई एक जो है वो थोड़ा चेंज कर देंगे, तो हमें ये जो इस तरह से कभी कभी कुछ क्राइटेरियाज याद रखने होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। थैंक यू।